हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम जितने भी पीछे हमने वीडियो बनाए हैं आपके लिए स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के लगभग 6 वीडियो बनाए हैं हमने, और एक ये जो है पॉलीमर के 3-4 वीडियो बनाए हैं। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर का स्टार्ट कर रहे हैं। जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर में हमने 6 पार्ट किए थे, उसमें एलिमेंट का कुछ पार्ट किया था, एटम का किया था, मॉलिक्यूल का, उसके बाद कंपाउंड यानी यौगिकों के सूत्र वगैरह हैं, उनके नाम वगैरह हैं। उसके बाद उनमें हमने मिक्सर किया था, मिश्रण के प्रकार और इसके एग्जाम्पल्स हमने किए, मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ की है। वो सब करने के बाद हमारा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर वाला पार्ट पूरा हो गया था। इसके बाद हमने पॉलीमर वाला ही पार्ट पूरा किया था, जिसमें 3-4 पार्ट किए थे। पॉलीमर कौन कौन से हैं, एग्जाम के दृष्टिकोण से कौन से इंपॉर्टेंट हैं। आज हम यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और क्वेश्चन डिस्कस में हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के क्वेश्चंस करेंगे। और स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के क्वेश्चंस में आज हम कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, वो उनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा जिन बच्चों ने जो स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के जो 5-6 वीडियो नहीं देखे हैं, उनसे मैं ये कहूँगा कि एक बार वो मेरे आमिन गौरी सर के नाम से यूट्यूब चैनल, उसमें आप सर्च करके मेरे स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के यूट्यूब वीडियो देख सकते हो, या आधार क्लासेस जुनू के नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे। आप आराम से उसको देखो पहले, उसके बाद क्वेश्चंस वगैरह जो करवा रहा हूँ वो आप थोड़ा प्रैक्टिस के तौर पे कर सकते हो। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस में। क्वेश्चन में रिट के लिए और अदर छोटे जो एग्ज़ाम वगैरह हैं उनके लिए भी ये साइंस के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उसमें हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, हर क्वेश्चन के अंदर आपको 4-5 क्वेश्चन मिलेंगे। एक क्वेश्चन को एक क्वेश्चन न मानकर हम इसमें 4-5 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे एग्जाम के हिसाब से, और उनमें हम जो डिस्कस करेंगे उनको थोड़ा सा आप अलग तरीके से आप थोड़ा अलग कॉपी में लिखेंगे, और लिख के आप अलग से उसको थोड़ा सा मेंशन करेंगे ताकि आगे आपके एग्ज़ाम वगैरह में ये काम आ सके। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में हम देखो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले कॉपी में लिखेंगे और लिख के आप अलग से उसको थोड़ा सा मेंशन करेंगे ताकि आगे आपके एग्ज़ाम वगैरह में ये काम आ सके। चलो आज हम स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट में हम देखो क्वेश्चन नंबर 1 सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है, और पहले सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में निम्न का सही मिलान कीजिए। पहला क्वेश्चन क्या है कि निम्न का सही मिलान कीजिए। और सही मिलान में देखो यहाँ पर हमारे सामने 5 ऑप्शन हैं, और 5 जो है इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन और मेसॉन, ये 5 पार्टिकल उनके खोजकर्ताओं के नाम आप सामने दिए गए हैं। वो थोड़े से आपको मैच करने, और इसी क्वेश्चन के साथ में आपको 5 क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 5 जो खोजकर्ता है पार्टिकल्स के वो याद हो जाएंगे। फिर से हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर का भी एक वीडियो बनाया है, परमाणु संरचना पार्ट फर्स्ट, वो मैंने सबसे पहले बनाया था, उसमें वो थोड़ा आप उसको भी देख लें एटॉमिक स्ट्रक्चर वाले को, उसमें से कुछ क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे। तो यहाँ पर हम फंडामेंटल पार्टिकल के अंदर परमाणु की संरचना में आधारभूत कणों में हमने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के बारे में डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने 4 पार्टिकल्स के बारे में और भी डिस्कस किया था। उन 4 पार्टिकल्स के अंदर में इसमें क्वेश्चन है, जैसे पॉजिट्रॉन है, मेसॉन, ये अदर पार्टिकल में आते हैं। अब देखो यहाँ पर हम थोड़ा सा पहले क्वेश्चन करें उससे पहले आप ये करो, थोड़ा इसको मिलान कर लिया करो कि यहाँ मिलान करने की कौन सा किसका खोज करता है, उसके बाद हम इसमें सही उत्तर को छांटेंगे। सबसे पहले देखो इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता कौन है, जे थॉमसन है। तो जे थॉमसन ऑप्शन कौन सा है, पहले का ऑप्शन कौन सा हो गया, ये तीसरा, थर्ड। पहले का ऑप्शन कौन सा हो गया, ये थर्ड हो गया पहले का ऑप्शन, और पहले का ऑप्शन थर्ड में। उसके बाद प्रोटॉन खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक, तो सेकंड का कौन सा हो गया, जेम्स चैडविक हो गया। उसके बाद न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन है, न्यूट्रॉन के लिए ये प्रोटॉन खोजकर्ता में ये थोड़ा प्रोटॉन खोजकर्ता है। प्रोटॉन में कौन किसका आ गया, गोल्डस्टीन का नाम आ गया, तो प्रोटॉन के लिए गोल्डस्टीन। और गोल्डस्टीन में यहाँ इसको थोड़ा अंडरलाइन कर दे, गोल्डस्टीन। उसके बाद न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन है, जेम्स चैडविक, ये कर दिया हमने। पॉजिट्रॉन जो है ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण। एग्जाम में इस पर बहुत बार क्वेश्चन आता है, इलेक्ट्रॉन का प्रतिकरण है, इलेक्ट्रॉन का विपरीत कण है, तो किसका नाम आता है, पॉजिट्रॉन, जिसको हम बीटा प्लस से भी लिखते हैं। इलेक्ट्रॉन दोनों में क्या अंतर है कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होता है, पॉजिट्रॉन पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बाकी सारी प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन के समान ही है। तो पॉजिट्रॉन का खोजकर्ता कौन है, CD एंडरसन। उसके बाद मेसॉन है, मेसॉन का खोजकर्ता कौन है, यहाँ युकावा। हमने इलेक्ट्रॉन के जैसे थॉमसन में करना था, इसको थोड़ा ऐसे कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे थॉमसन है ये, और मेसॉन के लिए कौन सा है, युकावा। अब देखो इसमें हमने मिलान कर दिया। अब इसमें हम ऑप्शन छांटेंगे। देखो इलेक्ट्रॉन के लिए जैसे थॉमसन है, तो पहले में क्या आएगा, डी वाला ऑप्शन, फर्स्ट का डी।
तो फर्स्ट का डी किस में आता है? थर्ड ऑप्शन में, फर्स्ट का डी, बाकी किसी में नहीं है। तो यानी एक ऑप्शन छांटते आपको सारे अपने आप उत्तर आगे आगे। देखो दूसरा प्रोटॉन है, उसके लिए कौन सा है? प्रोटॉन का खोजकर्ता में किसका आता है? गोल्डस्टीन का। और गोल्डस्टीन में देखो ई वाला ऑप्शन है, तो सेकंड का ई, सेकंड का ई आ रहा है। उसके बाद थर्ड में देखो न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन खोजकर्ता कौन है? जेम्स चैडविक, यानी बी, तो इसमें बी वाला आ गया। उसके बाद पॉजिट्रॉन, पॉजिट्रॉन खोजकर्ता कौन है? CD एंडरसन, तो CD एंडरसन में तो ए आ गया, तो ए आ गया। फिर उसके बाद मेसोन का कौन है? युकावा, सी वाला पार्ट, तो यानी युकावा सी, तो सारी मिल गई। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? सी वाला पॉइंट हो गया। तो यानी इस एक क्वेश्चन में हमारे पास कितने आ गए? पाँच क्वेश्चन कवर हो गए। तो ये पाँचों खोजकर्ताओं के आपको नाम याद रखने हैं। पहला क्वेश्चन ये हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 जो है ना कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमने जो है 4 ऑप्शन दिए। इन ये ऑप्शन क्या है? परमाणु संरचना जो है, उस परमाणु संरचना के मेन परमाणु संरचना के अंदर जो है, इसके अंदर जो आपने एटॉमिक थ्योरी पढ़ी होगी, परमाणु संरचना का परमाणुवाद का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? परमाणुवाद का सिद्धांत हम लिखते हैं ना यहाँ, परमाणुवाद का सिद्धांत, एटॉमिक थ्योरी, और किसके द्वारा दिया गया? यानी जॉन डाल्टन के द्वारा। डाल्टन इसको 1808 में सिद्धांत दिया था, याद रखना ये। और इसने अपने सिद्धांत में मेन 4-5 पॉइंट बताए थे। डाल्टन के बारे में आप जानते हो, है ना? डाल्टन के बारे में जानते हो आप? डाल्टन के बारे में, जैसे ये डाल्टन है, इसको आप देख सकते हो, जिसने परमाणु संरचना के बारे में यहाँ सबसे पहले, या इसको बोलते परमाणु संरचना जो है ना, इस परमाणु संरचना में परमाणु का जनक भी बोलते हैं, जो ये डाल्टन को बोलते हैं। कैसे बोलते हैं? डाल्टन को परमाणु का, इसको जनक भी कहते हैं, परमाणु का। और परमाणु संरचना का जनक आ जाए तो रदरफोर्ड का नाम आता है। ये परमाणु का जनक भी है जॉन डाल्टन। और इसने 1808 में क्या है? परमाणुवाद का सिद्धांत, इसमें इसने मेन 4-5 पॉइंट बताए। अब अगर आपको परमाणुवाद सिद्धांत के 4-5 पॉइंट याद है, तो उन पॉइंटों को आप आराम से देख के बता सकते हो कौन सा पॉइंट इसमें मेंशन किया गया, कौन सा नहीं किया गया। उसके आधार पे आपको सत्य और असत्य छांटना है इसमें। अब देखो 4-5 पॉइंटों में पहला क्या है? परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव है। ये गलत है, ये ऑप्शन क्या हो गया? ये गलत है, असत्य है ये। क्यों? परमाणु जो है डाल्टन के अनुसार, परमाणु जो है वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। परमाणु अस्थायी होता है, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता। तो क्या करता है वो? परमाणुओं के मिलने से किसका निर्माण होता है? अणु का निर्माण होता है। इसलिए पहला क्या है? असत्य है। इसमें कौन सा पूछा गया? असत्य कौन सा था? ये हो गया असत्य। दूसरा देखो, परमाणु पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई है। ये सही पॉइंट है, ये परमाणुवाद सिद्धांत का पॉइंट है ये, कि परमाणु पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। सही है ये। तो तीसरा कौन सा है? परमाणु रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। ये भी सही है। जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं कौन भाग लेता है उसमें? परमाणु भाग लेता है। और इनमें से कोई नहीं है, ये अलग चीज़ है। तो इसका मतलब असत्य कौन सा इसमें? ये वाला, कि परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव है, ये गलत है। यानी परमाणु का स्वतंत्र अवस्था में अस्तित्व संभव नहीं है। इसका मतलब इसका उत्तर कौन सा सही हो गया? पहला ऑप्शन हो गया इसका उत्तर, ये असत्य कथन हो गया। तो जॉन डाल्टन के बारे में थोड़ा सा आप ध्यान रखो, ये डाल्टन है जिसने परमाणुवाद का सिद्धांत 1808 में दिया था। अब देखो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में देखो क्या लिखा है? किसी तत्व का परमाणु क्रमांक कितना है? 17, एटॉमिक नंबर 17। द्रव्यमान संख्या का मान कितना है? 36, मास नंबर 36 है। तो उसके न्यूक्लियस यानी नाभिक, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? नाभिक। नाभिक में न्यूट्रॉन की संख्या या न्यूट्रॉन की संख्या में ज्ञात करनी है। अब देखो पीछे हमने तत्व वाले पॉइंट में लिखा है, तत्व वाले पॉइंट क्या लिखा है? कोई भी एलिमेंट उसको हमने जैसे एक्स से दर्शाया, यूँ एलिमेंट को एक्स से दर्शाया। एक्स से दर्शाने के बाद इसके नीचे जो हम लिखते हैं ऐसे संख्या, और नीचे संख्या लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं? नीचे वाले भाग को ऐसे जेड से लिखते हैं, उसको बोलते हैं उस तत्व का परमाणु क्रमांक। क्या ये एटॉमिक नंबर, परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या? ऊपर लिखते हैं संख्या, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, द्रव्यमान संख्या। और परमाणु संख्या जो है ना, ये हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर होती है। और द्रव्यमान संख्या जो है ना, ये होती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर होती है। अब अगर हमें न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी हो तो क्या लिखते हैं? ऊपर वाले मान में क्या करते हैं? नीचे वाला मान क्या करते हैं? हम घटाते हैं, ए माइनस जेड। ये ऊपर वाला मान, इसमें नीचे वाला मान घटा देंगे, जेड का मान। अब हमारे पास क्या दिया है? कोई एलिमेंट एक्स है, यूँ परमाणु क्रमांक कितना है इसका? 17 दे रखा है। द्रव्यमान संख्या कितनी दे रखी है इसकी? 36 दे रखी है। न्यूट्रॉन निकालने, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान घटाना है आपको। तो क्या करेंगे हम? इसमें क्या कर देंगे? 36 माइनस 17,
कितना आगे 19, तो कितने न्यूट्रॉन हो गए इसमें 19 न्यूट्रॉन हो गए। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका 19, यानी बी वाला पॉइंट सही होगा, उत्तर सही होगा इसका बी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि एक फोटोन की ऊर्जा का सही सूत्र है। अब देखो फोटोन की ऊर्जा के लिए क्या हुआ कि प्लांक ने एक समीकरण दी थी जिसको वो लिखते हैं E बराबर एच न्यू, E बराबर एच न्यू, इसको बोलते हैं प्लांक समीकरण, प्लांक के समीकरण। और ये प्लांक समीकरण इसको अलग और एक तो इसका रूप है, इसको यूँ भी लिख सकते हो आप, न्यू बराबर क्या लिखते हैं C/λ लिखते हैं। एक इसका फॉर्मूला ये आवर्ती का C/λ है ये, और अगर ये वाला यहाँ रख दे लैम्डा की जगह तो एक इसका फॉर्मूला ये भी आ जाएगा E बराबर एच और C/, क्या हो गया लैम्डा, एक इसका फॉर्मूला ये आ गया। और आपको बताया 1/λ जो होता है ना, 1/, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ, इसको लिखते हैं न्यू बार से बार, इसको बोलते तरंग संख्या। इसका तरंग संख्या का फॉर्मूला क्या होता है कि तरंग दैर्ध्य का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, तरंग संख्या कहलाती है। तो 1/λ है ना, इसकी जगह न्यू बार कर दें तो एक फॉर्मूला ये भी हो सकता है कि E बराबर क्या हो गया HC और न्यू बार, HC है ही और 1/λ लिख दिया मैंने न्यू बार, तो HC न्यू बार, एक फॉर्मूला ये भी हो गया। तो ये प्लांक समीकरण है ना, यानी फोटोन की ऊर्जा के अलग अलग रूप है इसमें। एक तो ये फॉर्मूला हो गया, ये थोड़ा आपको ध्यान रखना है। एक इसका फॉर्मूला ये भी हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन में ये है दे रखा है, ये सही है। E बराबर HC/λ ये भी दे रखा है, ये भी सही है। E बराबर HC न्यू बार ये भी सही है, तीनों सही है। इसका उत्तर सभी, यानी उत्तर इसका कौन सा हो गया कि सभी, इसके सभी उत्तर क्या है सही है। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सभी वाला हो जाएगा। तो फोटोन की ऊर्जा के लिए 3-4 फॉर्मूले आपको याद रखने, एक क्वेश्चन में 3-4 चीज़ें याद रखनी है आपको, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है, और क्वेश्चन नंबर 4 है ये भी आपको सही क्रम में मिलान या व्यवस्थित करने से दिया गया है। और ये क्वेश्चन क्या है, मुख्य रूप से समस्थानिक इसके उपयोग से संबंधित है। और समस्थानिक का उपयोग में देखो किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक का उपयोग किसके लिए करते हैं, वो थोड़ा सा मैच कर लें, उसके बाद हम इसमें ऑप्शन छांट सकते हैं। अब देखो सोडियम 24, तो सोडियम 24 का उपयोग जो है, या तो एक तो मस्तिष्क में गांठ या ट्यूमर का पता लगाने में, दूसरा क्या रक्त परिसंचरण की खराबी का पता लगाने में सोडियम 24 का उपयोग। अब देखो सोडियम 24 का रक्त परिसंचरण दे रखा है, तो रक्त परिसंचरण में आ गया। उसके बाद कोबाल्ट 60 का उपयोग किसमें करते हैं, रेडियोथेरेपी में, कैंसर के उपचार में रेडियोथेरेपी काम लेते हैं, उसमें कोबाल्ट 60 को यूज लेते हैं, तो यानी कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का उपयोग। उसके बाद कार्बन 14, और कार्बन 14 जो है इसका उपयोग जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने, कार्बन डेंटिंग विधि में करते हैं, कार्बन अंकन विधि में। तो जीवाश्मों के आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 का उपयोग। और H3 जो है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन का ये तीसरा समस्थानिक ट्राइटियम, और इसका उपयोग जो है ना भूगर्भ या भूमिगत जल जो होता है ना, उस जल की खोज करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो हमने सारे मिला लिए। अब इसको आप देख सकते हो कि पहला जो फर्स्ट है ना, फर्स्ट के अंदर कौन सा है, बी वाला पार्ट, तो फर्स्ट का बी, फर्स्ट में बी में कौन से हैं, ये 2 ऑप्शन है दे रखे, फर्स्ट में बी, ये भी और ये भी। उसके बाद देखो कोबाल्ट 60 सेकंड का कौन सा है, सी, तो सेकंड का सी किस में, इसमें सेकंड में सी, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया, ये सेकंड सी। थर्ड देखो कार्बन 14 का डी, तो कार्बन 14 का डी आ गया। और इसके बाद HA3 का ए आ गया, H3 का ए आ गया, तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया, बी वाला ऑप्शन होगा, तो बी इसका सही उत्तर होगा। तो यानी इस प्रकार से हमें थोड़ा यहाँ समस्थानिकों के उपयोग भी थोड़े आपको याद रखनी है। एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ दोबारा में कि थायराइड ग्रंथि की खराबी का पता लगाने के लिए किस रेडियो एक्टिव समस्थानिक को काम में लेते हैं, अब बताओ किसको काम में लेते हैं, आयोडीन 131 को काम में लेते हैं। गले में पाई जाने वाली थायराइड ग्रंथि जिससे थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और उसकी खराबी का पता लगाने के लिए आयोडीन 131 का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 5। उसके बाद देखो अगला देखो क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन क्या है कि भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, यानी भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा है। भूप्रपट्टी कौन सी है, भूमि का जो ऊपरी स्तर है, ऊपरी लेयर, ऊपर जो लेयर जो ऊपरी वाला भाग, उसको बोलते हैं भूप्रपट्टी, अर्थ क्रस्ट। अब देखो भूप्रपट्टी के अंदर क्या है, मिट्टी जो है ना, मिट्टी का फॉर्मूला क्या आता है, SiO2, इसको बोलते हैं सिलिका, क्या ये, इसको बोलते हैं सिलिका बोलते हैं। अब देखो सिलिका में क्या है, सिलिकन 1 भाग और 2 भाग क्या है, 1:2 में है, 1 भाग तो सिलिका, 2 भाग क्या है ऑक्सीजन।
इसका मतलब सिलिका में अधिक मात्रा किसकी होती है? ऑक्सीजन की। इसलिए भूप्रपट्टी में प्रथम सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाले एलिमेंट कौन सा? ऑक्सीजन है। ये होता है 46.6% ऑक्सीजन की मात्रा। सेकंड स्थान किसका आता है? दूसरा स्थान, दूसरा आता है सिलिकॉन का, SI का, ये 26.1% इसमें सिलिकॉन। और अगर थर्ड आ जाए ना, थर्ड, तब किसका नाम आता है? एल्यूमिनियम का आता है, 8.13% एल्यूमिनियम होता है। तो यहाँ देखो 2-3 चीज़ें आ गई। भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, तो उत्तर कौन सा आएगा? ऑक्सीजन सेकंड। अगर इस क्वेश्चन को लिख देते ऐसे कि भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला दूसरा तत्व है, अब पेपर में लिख तो दिया है ये, हम क्या करते हैं? भूप्रपट्टी में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला ऐसे करके दूसरा पढ़ते नहीं, सबसे अधिक आते तुरंत ऑक्सीजन कर देते हैं। तो दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले, सेकंड पूछा है, सेकंड किसका आएगा? सिलिकॉन का आएगा। यह पूछते हैं भूप्रपट्टी में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, भूप्रपट्टी में धातु कौन सी? तो किसका आएगा? एल्यूमिनियम का आएगा। ये ध्यान रखना, एल्यूमिनियम सबसे अधिक मात्रा। और अगर यहाँ पर क्वेश्चन आता है भूगर्भ आता, भूगर्भ में पाए जाने वाली धातु है, तो भूगर्भ में नाम आती धातु कौन सी आती? किसका नाम आता? फिर आयरन, लोहे का आता। तो भूगर्भ में किसका नाम आता है? लोहा। तो लोहा भूगर्भ के अंदर पाया जाता है। और अगर ये आता वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, वायुमंडल में आ जाता, तब किसका आता? नाइट्रोजन का, एन। नाइट्रोजन जो है ये सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है, ये नाइट्रोजन वायुमंडल में। तो 4 ऑप्शन, चारों के हमने अलग अलग डिस्कस कर लिए। तो इसका उत्तर कौन सा हो गया? ऑक्सीजन आ गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन क्या है कि इंसुलिन में कौन सा धातु है? यानी इंसुलिन हार्मोन जो है ना, इंसुलिन हार्मोन का स्रावण किसके द्वारा किया जाता है? तो इंसुलिन हार्मोन जो है ना, इसका स्रावण किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा किया जाता है। अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं के द्वारा, बीटा सेल्स, लैंगरेंस द्वीप की बीटा कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्रावण होता है। और क्या काम करता है ये इंसुलिन? रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा का नियंत्रण करता है। और इसकी कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाएगा? यानी शुगर बोलते हैं ना जिसको, शुगर, या इसको डायबिटीज़, क्या बोलते हैं इसको? डायबिटीज़ हो जाएगा ये, यानी मधुमेह रोग हो जाता है। डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है। डायबिटीज़ या मधुमेह रोग हो जाता है किससे? इंसुलिन हार्मोन की कमी से। अब इस हार्मोन में एलिमेंट कौन सा होता है? ध्यान रखना, ये कौन सा होता है? इसमें जिंक पाया जाता है, Zn। तो इंसुलिन में पाया जाने वाला एलिमेंट कौन सा होता है? जिंक। तो जिंक याद रखना है, कहाँ होता है, किस कोशिकाओं से निकलता है, क्या काम करता है, किसी कमी से कौन सा रोग होता है, तो पॉइंट याद रखने। तो इंसुलिन में कौन सा धातु होता है? जिंक पाया जाता है। उसका देखो क्वेश्चन नंबर अगला 8वां भी क्या है? सुमेलित करने वाला है। इसमें भी 5-7 क्वेश्चन साथ में बढ़ेंगे। और क्वेश्चन क्या लिखा है कि सुमेलित कीजिए, यानी इनको मिलाइए। अब देखो अगर मिलाने वाले 2-4 अगर मिला दोगे ना आप, तो बाकी आपके अपने आप आराम से मिल जाएंगे। अब देखो अगर आपको ज़्यादा ध्यान नहीं है तो ये तो सबको याद ही है, सर्वोत्तम विद्युत चालक है। सबसे अधिक विद्युत चालक कौन होता है? चांदी होता है, चांदी है। तेज रजत, इसको बोलते हैं क्विक सिल्वर। क्या बोलते हैं इसको? इसको क्विक सिल्वर। तेज रजत मतलब इंग्लिश में डाल तो क्विक सिल्वर, और एग्जाम में ही नाम लिखा था क्विक सिल्वर। किसको बोलते हैं? मरकरी को बोलते हैं क्विक सिल्वर। क्विक सिल्वर भविष्य की धातु है। किसको बोलते हैं? टाइटेनियम को बोलते हैं भविष्य की धातु। भय की धातु है, जिसे डर लगता है वो विषैली है, कौन सी है? प्लूटोनियम। इसको बोलते हैं भय की धातु। और आशा की धातु, जिससे हमें आगे अपेक्षाएं हैं, वो कौन सी है? ईंधन के रूप में यूरेनियम। यूरेनियम आशा की धातु बोलते हैं। अब इसको मिला सकते हो आप। भविष्य की धातु टाइटेनियम सेकेंड, तो ए में है सेकेंड ऑप्शन, सेकेंड ये रहा। फिर बी का भविष्य की धातु, इसके लिए कौन सा है? थर्ड नंबर, तो थर्ड नंबर आ गया। उसके बाद आशा की धातु फोर्थ, यानी यूरेनियम, तो फोर्थ आ गया। उसके बाद तेज रजत, किसको बोलते हैं? मरकरी, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया, फर्स्ट आ गया। और उसके बाद सर्वोत्तम विद्युत की चालक कौन सा होता है? चांदी होता है। सेकंड नंबर किसका आता है? कॉपर का, तो चांदी है। तो यानी यहाँ लास्ट 5वां आ गया था। सही ऑप्शन कौन सा होगा इसका? ये वाला थर्ड ऑप्शन सही हो गया।
तो ये 4 और 5 याद रखने हैं, किस धातु क्या बोलते हैं और किस धातु का सबसे अधिक विद्युत की चालक है, कौन सी सबसे कम। सबसे विद्युत की चालक धातु ऐसी जो विद्युत की कुचालक होती है, कौन सी होती है वो? सीसा, पीबी, लेड विद्युत की कुचालक होती है। ऐसी ए धातु जो विद्युत की चालक होती है, ए धातु कौन सी होती है? ग्रेफाइट। धातु में विद्युत की चालक होती है, ए धातु विद्युत की कुचालक होती है। धातु विद्युत की चालक सबसे अधिक चालक चांदी, ऐसी धातु विद्युत की कुचालक सीसा, ए धातु विद्युत की कुचालक, ऐसी ए धातु विद्युत की साल यानी सुचालक है वो कौन सी है? ग्रेफाइट। तो इसका ऑप्शन तीसरा हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर देखो 9। ये भी सुमेलित करने वाला है और ये भी क्वेश्चन जो है ना आपके कंपाउंड वाले टॉपिक से लिए गए, यौगिकों के सूत्र और उनके नाम। अब आपके अगर थोड़े से मेन कंपाउंड के नाम याद है, फॉर्मूला याद है, जिसमें आप आराम से कर सकते हो। देखो पहला नीलाथ होता, किसको बोलते हैं नीलाथ होता? कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, यानी नीलाथ होता जो है ना, नीलाथ होता है कॉपर सल्फेट 5H2। एक होता है हैरात होता, इसको बोलते हैं फेरस सल्फेट को बोलते हैं हैरात होता, फेरस सल्फेट। एक होता है सफ़ेद होता, होते के अलग 3 प्रकार हैं, इसको बोलते हैं सफ़ेद होता, बोलते हैं जिंक सल्फेट, ये सफ़ेद होता है। तो यहाँ पर नीलत होता कौन सा है? कॉपर सल्फेट है नीलत होता, तो यानी इसका कौन सा हो गया? ये आ गया। फिर देखो एप्सम लवण किसको बोलते हैं? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है ना SO4 7H2, इसको बोलते हैं एप्सम लवण। एप्सम लवण एसिडिटी वगैरह दूर करने में काम में लेते हैं। बेकिंग सोडा जिसको बोलते हैं खाने का सोडा, कौन सा है? खाने का सोडा। और कौन सा होता है? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को बोलते हैं खाने का सोडा। और एक होता है धोने का सोडा, धोने का कौन सा होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 10H2O, ये सोडियम कार्बोनेट। और ये सोडियम बाइकार्बोनेट जिसको बोलते हैं यानी खाने का सोडा। उसके बाद कास्टिक सोडा, और कास्टिक सोडा नाम आ किसका आता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको बोलते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड कास्टिक सोडा। और अगर आ जाए कास्टिक पोटास तो कास्टिक पोटास हो जाएगा KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं कास्टिक पोटास, ये कास्टिक पोटास। तो यहाँ पर हमारे सारे ऑप्शन मिल गए हैं। अब देखो पहला ए में नीलत होता ऑप्शन नंबर 4, तो ए का ऑप्शन 4 नंबर 2 में है, 3 के अंदर भी है और 4 वाले ऑप्शन के अंदर भी है। फिर एप्सम लवण है मैग्नीशियम सल्फेट, 3rd ऑप्शन है, तो सेकंड का 3rd ऑप्शन, इसके अंदर भी 3rd आ गया, इसमें 3rd दोनों में आ गया, इसके अंदर भी दोनों में आ रहा है। उसके बाद बेकिंग सोडा है पहला ऑप्शन, फर्स्ट, तो बेकिंग सोडा कौन सा है? पहला ऑप्शन, ये है पहला, इसमें आ गया सेकंड, इसमें सेकंड तो गलत हो गया ये। इसके बाद कास्टिक सोडा है ऑप्शन नंबर 2, इसमें सेकंड, ये ऑप्शन सेकंड। तो सही उत्तर कौन सा हो गया इसका? 4 नंबर इसका उत्तर सही हो गया। तो ये कुछ यौगिकों के सूत्र जो आपको थोड़े याद रखने हैं, याद 2-4 और भी बताए मैंने, वो थोड़े आपको याद रखने हैं अलग से, ठीक है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 10, अगला 10 में देखो, और क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ देखें तो क्वेश्चन 10 के अंदर देखो कि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक व द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 व 251 है। इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन व न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है। अभी हमने किया था तत्व में नीचे वाला मान तो परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला मान क्या होता है? द्रव्यमान संख्या। और नीचे वाला मान हमेशा प्रोटॉन की संख्या के बराबर, ऊपर वाला मान प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का क्या होता है? योग होता है। न्यूट्रॉन निकालते हैं तो ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान हम क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है? तत्व है, नीचे वाला मान कितना दिया है? 98, ऊपर कितना दिया है? 251। अब इसमें प्रोटॉन निकालना है तो कितना है प्रोटॉन? नीचे वाला मान प्रोटॉन के बराबर 58। फिर न्यूट्रॉन निकालना है तो ऊपर वाले मान में से नीचे वाला मान घटा देंगे, ये घटा दो तो 251 माइनस 98 कितना आ गया? 153। और इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो अब देखो परमाणु उदासीन है, कुछ नहीं दिया इसके ऊपर, और उदासीन परमाणु में धनावेश बराबर क्या होता है? ऋणावेश। इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या किसके बराबर होती है? इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। इसका अर्थ क्या हो गया? उदासीन परमाणु में प्रोटॉन के बराबर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए प्रोटॉन कितने इसमें? 58 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 58 हो जाएंगे। अब देखो इसी क्रम में लिखने, अब एग्जाम में कई बार क्वेश्चन इसी चक्कर में गलत हो जाते हैं।
क्रमशः लिखा हुआ आता है और हम जल्दबाजी में ऑप्शन 2-3 ऑप्शन सही होते हैं लेकिन उसमें थोड़ा क्रम चेंज करके उसको अलग कर देते हैं। तो यहाँ पर क्रम से याद रखना है। इलेक्ट्रॉन की संख्या 98, इलेक्ट्रॉन 98, तो यहाँ 98 दे रखा है पहले में। प्रोटॉन संख्या 98, ये भी दे रखा है पहले में। और न्यूट्रॉन कितने हैं 153, तो न्यूट्रॉन कितने 153, तो पहले ऑप्शन में तीनों सही है। दूसरे में 98, 153 ये गलत हो गया। तीसरे में 98, 98 ये यहाँ 250 क्या हो गया 1 हो गया, तो ये भी गलत हो गया। चौथे में 98, 98, 98 ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सही कौन सा हो गया, पहले वाला हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखो 11, निम्नलिखित में से विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र है। देखो विरंजक चूर्ण के बारे में 2-3 बातें याद रखनी है। एक तो इसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं CaOCl2, और एग्जाम में इसका रासायनिक नाम आता लिखा बहुत बार, इसका केमिकल नेम रासायनिक नाम क्या है। अब इसके 2 रासायनिक नाम याद रखने हैं। एक को तो इसको बोलते हैं, जैसे अभी 10th क्लास के एग्जाम के अंदर क्वेश्चन भी आया था, ये इसको बोलते कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोलते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये इसका एक सही जो है रासायनिक नाम वो कौन सा है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड। तो कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड इसका सही रासायनिक नाम है। ये थोड़ा ध्यान रखना आपको, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, और वैसे रासायनिक नाम इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी बोल सकते हो आप। और इसका उपयोग जो है ना, एक तो क्या है जल के शुद्धिकरण में, जल के शुद्धिकरण में इसको काम में लेते हैं। एक इसको विरंजन क्रिया में काम में लेते हैं। विरंजन क्रिया मतलब रंग उड़ाने वाली क्रिया, कपड़ों से रंग वे हटाने के लिए किसको यूज में लेते हैं, इसी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। क्योंकि रासायनिक क्रिया में इसके अंदर क्या मिलती है, ऐसे टूटेगा ना तो इस तरह टूट जाएगा, ये CaCl2+O, ये बनती है नवजात ऑक्सीजन। नवजात ऑक्सीजन, और ये क्या करती है, विरंजन क्रिया को कंप्लीट करती है नवजात ऑक्सीजन। तो ये विरंजन क्रिया करती है नवजात ऑक्सीजन, ये वाली, तो ये रंग उड़ाने का काम करती है नवजात ऑक्सीजन। तो ये है विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12, और 12 में क्या दे रखा है, अब देखो कांसा, ये क्या क्वेश्चन क्या है, मिश्र धातु के ऊपर आधारित है। 2 या 2 से अधिक धातुओं का मिश्रण कहलाएगा मिश्र धातु। अब किस मिश्र धातु में कौन कौन सी धातु आती है, एग्जाम में पूछते हैं किस मिश्र धातु में कौन सी धातु उपस्थित है बताओ। अब यहाँ क्या लिखा है, कांसा जो है ना मिश्र धातु, इसमें तांबा व फिर खालिस्तान का एक मिश्र धातु है, यानी एक सेकंड धातु कौन सी इसमें वो बताना है। अब देखो यहाँ 2-3 बातें याद रखनी है आपको। एक तो याद रखना है कांसा, एक याद रखना है पित्तल, 2-3 तो याद रखो आप। और एक गन मेटल, गन मेटल पे 2004 में फर्स्ट बार जो एग्ज़ाम हुई थी जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 3rd ग्रेड की, उसमें क्वेश्चन भी आता गन मेटल में कौन कौन से धातु उपस्थित है। तो कांसा जो है ना जिसको ब्रोंज बोलते हैं, पित्तल होते हैं ब्रास, तीनों के अंदर कॉपर तो सब के अंदर ही है, कॉपर तो सब में रहेगा इसे। कांस्य को बोलते हैं बेल मेटल, यानी घंटी की धातु बोलते हैं कांस्य को, घंटी की धातु। तो इसके अंदर थोड़ा हार्ड होता है तो इसमें टिन मिला देते हैं, SN टिन। और पित्तल में यहाँ होता है इसकी जगह जिंक, ZN जिंक। और गन मेटल में सभी मिल जाते हैं, ऐसे टिन प्लस और जिंक दोनों मिलाते हैं तो हो जाएगा गन मेटल। तो ये एग्जाम में आया था 2004 वाले 3rd ग्रेड में गन मेटल में। और यहाँ पर क्या क्वेश्चन है, कांस्य के साथ तांबा के साथ मिश्र धातु कौन सा है, तो कांस्य में तांबे के साथ कौन सा है, टिन है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा होगा, टिन। तो उत्तर कौन सा होगा, इसका पहला हो गया टिन, टिन इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13, और 13 में अब यहाँ पर कुछ रेडियो एक्टिव विकिरणों के नाम दे रखे हैं, और उन विकिरणों में हमें क्या करना है, इनकी तरंग दैर्ध्य का सही क्रम लिखना है। अब देखो इसमें 2-3 है, एक तो UV अल्ट्रावायलेट, एक कौन सी है कॉस्मिक किरणें, एक कौन सी है रेडियो तरंगें, और एक कौन सी है दृश्य क्षेत्र यानी विजिबल। दृश्य में किसका आएगा, विजिबल का नाम, विजिबल। अब देखो इसके लिए थोड़ा सा आपको ये एक यहाँ अगर थोड़ा लाइन खींच देता हूँ, और इसमें थोड़ी सी आपको स्पेक्ट्रम याद रखना है। ये और स्पेक्ट्रम में ये 4 जो है ना, ये 4 एक कांस्टेंट करती है चारों, इनकी तरंग दैर्ध्य और ऊर्जा कैसी है वो थोड़ा इसमें देखना है। इसमें देखो यहाँ इन चारों में सबसे पहले इसमें इधर कॉस्मिक,
और उसके बाद इन चारों में सेकंड जो है ना वो आता है इसमें यहाँ पर यूवी अल्ट्रावायलेट। अल्ट्रावायलेट के बाद फिर यहाँ पर आएगा विजिबल। विजिबल के बाद फिर आता है यहाँ पर आता है माइक्रोवेव, ये IR, फिर यह माइक्रोवेव, सूक्ष्म तरंगे, और उसके बाद आता है यहाँ पर लास्ट में रेडियो तरंगे, रेडियो वेव। और इसमें ध्यान रखना कि इधर चलोगे ना इस साइड में तो ऊर्जा के मान में क्या होती है, वृद्धि। लेमडा का मान, तरंग दैर्ध्य का मान घटता है। इधर चलोगे तो ऊर्जा के मान में क्या होती है, कमी। लेमडा का मान क्या इधर बढ़ता है, ये थोड़ा याद रखना है। अब देखो इसके आधार पे कर सकते हो। अब इसमें क्या लिखा है कि लेमडा का जो है ना तरंग दैर्ध्य का क्रम, सही क्रम कौन सा है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी है, कॉस्मिक की। सबसे अधिक किसकी है, रेडियो की। तो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य का मान रेडियो वेव। तो यहाँ देखो सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य किसकी है, रेडियो वेव की। सेकंड नंबर किसका था, माइक्रोवेव दे नहीं रखा है, फिर IR दे नहीं रखा है। उसके बाद किसका है, विजिबल का आएगा, तो विजिबल। उसके बाद विजिबल के बाद किसका आएगा, UV का, तो UV दे रखा है ये। और UV के बाद किसका आएगा, कॉस्मिक का, तो कॉस्मिक दे रखा है। इसका 13 का सही उत्तर कौन सा हो गया, थर्ड वाला, ये थोड़ा रहेगा। तो इसमें आपको थोड़ा एक तो स्पेक्ट्रम याद रखना है, और इस स्पेक्ट्रम में ऊर्जा और तरंग दैर्ध्य किधर घटती है किधर बढ़ती है। तो यानी इधर कॉस्मिक से चलोगे आगे रेडियो वेव की तरफ तो एनर्जी के मान में कमी आती है, तरंग दैर्ध्य का मान इधर क्या होता है, बढ़ता चला जाता है। ये क्वेश्चन नंबर 13। उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 14, और 14 नंबर क्वेश्चन में क्या है, रुधिर से। अब देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है वो हम क्या करते हैं, पदार्थ या मिश्रण बोलते हैं। तो मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ जो होती हैं ना, उन विधियों में से क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन क्या है कि रुधिर से नशीले पदार्थों के पृथक्करण करने के लिए किस विधि को काम में लेते हैं। अब देखो रुधिर में से नशीले पदार्थ की मात्रा बहुत ही कम होती है, और पदार्थों के पृथक्करण के लिए अलग अलग विधियाँ हैं जिनके बारे में पीछे आपको पढ़ाया था उसमें स्ट्रक्चरोमीटर में। मिश्रण के पृथक्करण की विधियाँ दे रखी उसमें, और उस विधियों में देखो ये पढ़ा आपने, आसवन विधि, डिस्टिलेशन पढ़ा है। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी विधि भी पढ़ी है आपने। अब और इसके अलावा आसवन विधि के अलावा आपने क्रिस्टलीकरण भी पढ़ा है, इसमें वाष्पीकरण भी पढ़ा है। और आसवन के अंदर हमने 4 प्रकार पढ़े थे, एक तो सिंपल डिस्टिलेशन साधारण आसवन, फिर प्रवाजी आसवन, फिर कम दाब पर आसवन, फिर एक भापी आसवन, 4 पढ़े थे हमने। और जहाँ पर यह आ जाए ना पदार्थ कम मात्रा में और उसका पृथक्करण करना हो, उनमें गुणों में बहुत ही समानता, उस अवस्था में कौन सी विधि काम में लेते हैं, क्रोमेटोग्राफी विधि को काम में लिया जाता है। तो यहाँ पर रुधिर से नशीले पदार्थों पर पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे, यहाँ क्रोमेटोग्राफी। तो इसमें सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, सेकंड नंबर ऑप्शन है क्रोमेटोग्राफी विधि। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या, नाभिक का आकार कितना होता है, ये बताना है। अब देखो आकार में 2 पॉइंट याद रखने हैं आपको, एक तो कि 10⁻⁻15 मीटर, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में चेंज हो तो कैसे लिखोगे सेंटीमीटर में, कि 1 मीटर में क्या है 100 सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻2, तो +2 होते हैं, तो यहाँ माइनस घट जाएंगे तो क्या बच गया, माइनस के क्या हो जाएंगे 13 सेंटीमीटर, ऐसे लिख दो। एक होता है ये ऑप्शन कि 10⁻−10 मीटर, और अगर इसको हम सेंटीमीटर में लिखें तो इसके अंदर 2 घट जाएंगे, 10⁻8 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब देखो इन दोनों में कौन सा बड़ा आकार है, बड़ा कौन सा है 10⁻−10, छोटा कौन सा 10⁻−15। और इनमें एक तो नाभिक का आकार और एक ही परमाणु का। नाभिक परमाणु में कौन सा बड़ा होता है, परमाणु बड़ा होता है, नाभिक क्या होता है छोटा। इसका मतलब बड़ा कौन सा है, ये वाला भाग। तो ये किसकी साइज है, ये है परमाणु की साइज, ये परमाणु का आकार। और ये किसका आकार है, ये किसका है, ये नाभिक का आकार। किसका है ये नाभिक का आकार है। इसका मतलब नाभिक के आकार में 10⁻−10 ये -13 सेंटीमीटर या 10⁻−15 मीटर, और परमाणु में 10⁻−10 मीटर या 10⁻−8 सेंटीमीटर परमाणु का आकार होता है। अब देखो दोनों में अंतर कितना है, 10⁻5 का अंतर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट याद रखना है, अगर ये क्वेश्चन आ जाए ना कि परमाणु नाभिक की तुलना में कितना गुना बड़ा होता है, तो क्या लिखोगे आप 10⁻5 गुना बड़ा होता है परमाणु नाभिक की तुलना। उल्टा लिख दें कि नाभिक परमाणु की तुलना में कितना गुना छोटा होता है, क्या करोगे कि 10⁻5 गुना छोटा होता है परमाणु नाभिक परमाणु की तुलना में। तो 10⁻5 गुना का अंतर दोनों में। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर देखो 16, और 16 में क्वेश्चन में जो है वो क्या है, हमने सम न्यूट्रॉनिक का समूह छांटना है। यानी सम न्यूट्रॉन क्या बोलते हैं, आइसोटोन।
आइसोटोन। आइसोटोन कौन से? अब सब न्यूट्रॉनिक में पीछे हमने किया, जैसे एलिमेंट है, नीचे वाला मान परमाणु क्रमांक, ऊपर वाला क्या द्रव्यमान संख्या। न्यूट्रॉन निकालने हैं तो न्यूट्रॉन ऊपर वाले मान में नीचे वाला मान घटा देंगे, सब में निकाल के देखेंगे, फिर इसमें मैच करेंगे कौन सा सम न्यूट्रॉनिक आ रहा है। देखो पहले वाले ऑप्शन में देखो कार्बन 6 12, और कार्बन 6 12 में न्यूट्रॉन कितने आएंगे? 12 - 6 कितने आगे? 6। फिर नाइट्रोजन 14 और 7 है, तो 14 - 7 कितने आगे? 7 आगे। फिर ऑक्सीजन 8 और 16 है, तो कितने आगे? 16 - 8 कितने आगे? 8 आगे। तो 6 7 8 तीनों के अलग अलग है, तीनों समान नहीं है, तो इसका मतलब आइसोटोन सम न्यूट्रॉनिक नहीं है, तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। उसके बाद देखो सेकंड ऑप्शन में, सेकंड में देखो न्यूट्रॉन निकालें, तो पहले में देखो कार्बन 6 12 है, तो इसमें 12 - 6 6। दूसरे में नाइट्रोजन 7 14 है, तो 14 - 7। फिर 8 16 है, तो 8, यानी पहले ऑप्शन के बिल्कुल समान है, सेकंड ऑप्शन चेंज नहीं है, तो ये भी क्या है? सम न्यूट्रॉनिक नहीं है। उसके बाद देखो ऑप्शन नंबर थर्ड में देखो कार्बन 6 12, यहाँ निकालें तो 12 - 6, तो 6 न्यूट्रॉन आ गए। सेकंड में यहाँ निकालें तो 15 - 7 कितने आ गए? 8। फिर यहाँ निकालें ऑक्सीजन 8 16, तो 16 - 8 कितने के? 8। तीनों समान नहीं है, तो सब न्यूट्रॉनिक नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों के एक दूसरे के सब न्यूट्रॉनिक है दोनों। यहाँ दो 8 8 आ गए दोनों। लेकिन हमें ऑप्शन में क्या दिया? तीनों 7 हो, तो तीनों 7 नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन भी क्या हो गया? गलत हो गया। चौथे में देखो निकालना हो तो न्यूट्रॉन निकाल चौथे में, तो यहाँ कार्बन 6 14 कितने हो गए? 8। नाइट्रोजन 7 15 कितने हो गए? 8। और ऑक्सीजन 8 16 कितने हो गए? 8। तीनों में क्या आ गए? 8 8। तो ये क्या हो? तीनों क्या है? सम न्यूट्रॉनिक। तो इसका सही उत्तर कौन सा हो गया? 4 नंबर ऑप्शन हो गया, यानी ये सारी चारों क्या है? तीनों सम न्यूट्रॉनिक आई, तो जिनमें न्यूट्रॉन संख्या बिल्कुल क्या हो? समान हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 अगला, निम्न में से कौन सा प्रक्रम ऊष्माक्षेपी है? ऊष्माक्षेपी का मतलब क्या होता है? यानी वे अभिक्रियाएं जिनमें क्या हो? अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा बाहर निकले, एक्जोथर्मिक, ऊष्मा का उत्सर्जन हो। और एक होता है ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी में क्या होता है? जिनमें क्या अभिक्रियाओं में क्या ऊष्मा का क्या हो? अवशोषण हो, अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा अंदर ले, तो क्या लगेगी? ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अब देखो इसमें छांटना हमें इन चारों प्रक्रमों में कौन सी ऊष्माक्षेपी है। अब देखो कपूर का ऊर्ध्वपातन, यानी कपूर है, और जहाँ सब्लिमेशन ऊर्ध्वपातन गर्म करना पड़ता है, कोई भी अभिक्रिया गर्म करने वाली ऊष्मा देने वाली है तो ऊष्माशोषी कहलाएगी। तो ये कपूर का ऊर्ध्वपातन कौन सी है? ये ऊष्माशोषी है, एक एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी है। फिर एक सांद्र अम्ल को तनु करना, अम्ल कोई भी हो, अम्ल के अंदर अगर आप कोई जल मिलाओगे तो उसको तनु करोगे तो उसमें ऊष्मा बाहर निकलती है, अम्ल का या जो पात्र उसका बिल्कुल ताप क्या हो जाएगा? गर्म हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं? एसिड में कभी भी हम पानी नहीं मिलाते, पानी लेके पानी के अंदर दे क्या है? बूंद बूंद करके एसिड मिलाते हैं तनु करने के दौरान। तो अम्ल कोई भी उसका तनुकरण या उसको तनु करना, ये अभिक्रिया कौन सी है? ऊष्माक्षेपी। बिल्कुल गर्म हो जाएगा तो ऊष्मा बाहर निकलेगी, तो ये अभिक्रिया कौन सी? ऊष्माक्षेपी है। उसके बाद बिना बुझे चूने के साथ जल की अभिक्रिया। बिना बुझा चूना मतलब कैल्शियम ऑक्साइड CaO। जल की अभिक्रिया ने जल मिला दें H2O HOH मिला दोगे, चूने पानी मिलाने के बाद ये अभिक्रिया होती है, ऐसे बनता है ये CaOH क्या हो गया? 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या चूने का पानी कहते हैं ये, जिसकी सहायता से हम दीवारों पे क्या पुताई वगैरह करते हैं, चूने यानी चूने के पानी से। और आप देखते हो कई बार जिस चूना ना, इसका सामान्य नाम क्या है? इसको कड़ी बोलते हैं। कड़ी को किसी पात्र में मिलाते हैं पानी वगैरह में, तो पूरे घड़े का ताप बिल्कुल क्या है? बढ़ जाता है, यानी गर्म हो जाता है। तो यानी चूने का जल मिलना कौन सी अभिक्रिया होती है? एक ऊष्माक्षेपी, यानी ऊष्मा बाहर निकलती है, तो ये भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। और जल का वाष्पीकरण चौथा, जल को गर्म करके उसकी वाष्प बनाए, तो गर्म करना मतलब उसको टेम्परेचर दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। तो ये भी कौन सी है? ऊष्माशोषी है, ये ऊष्मा ले रही है, ये ऊष्माशोषी। तो इसका मतलब पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन, पहला और चौथा दोनों क्या है? ऊष्माशोषी प्रक्रम है। और दूसरा और तीसरा कौन सा है? ऊष्माक्षेपी। तो ऊष्माक्षेपी पूछा तो कौन सा हो जाएगा? दूसरा और तीसरा, यानी B और C। कौन सा हो गया? ऊष्माक्षेपी। तो सही उत्तर कौन सा होगा इसका? B वाला ऑप्शन हो गया ऊष्माक्षेपी। तो इसका सही उत्तर हो गया ऊष्माक्षेपी, B हो गया। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18, और क्वेश्चन 18 में देखो कि ऑक्सीजन की धातुओं के साथ अभिक्रिया करवाने पर बने हुए ऑक्साइड किस प्रकृति के होंगे? अब ऑक्सीजन जो है ना, किसी भी धातु के साथ क्रिया करे, धातु चाहे अधातु के साथ क्रिया करे, अधातु क्रिया करे, ऑक्सीजन क्रिया करवाएं,
और क्रिया करेगी, ऑक्सीजन जुड़ने के साथ क्या बनेंगे, हमेशा ऑक्साइड का निर्माण होता है। क्या बनता है, हमेशा ऑक्साइड। धातु से भी ऑक्साइड बनेगा और धातु से क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। लेकिन धातु से जो बनेगा ऑक्साइड ना, जैसे यहाँ ले लिया हमने मैग्नीशियम, क्रिया करवाई ऑक्सीजन के साथ, क्या बन गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। और जो धातु ऑक्साइड बना है, अगर उसको हम जल में घोलें, इसकी पानी से क्रिया करवा दे, जल H2O, जल मिलाते ही तुरंत क्या बना देगा, इस तरह से ही मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कर देगा। यूँ, इसका मतलब ये क्या है, क्षार बन गया, ये क्षार। इसलिए धातुओं के ऑक्साइड जो है ना, उनको जल में मिलाने पर क्षार बनते हैं। इसलिए किस प्रकृति के होते हैं धातुओं के ऑक्साइड, क्षारीय प्रकृति की होते हैं, क्षारीय। और अधातु के ऑक्साइड जो है ना, जैसे कार्बन है प्लस O2, क्या बन गया, CO2। और CO2 को अगर पानी में घोलो आप, क्या बनेगा, H2CO3, क्या बनेगा, ये कार्बोनिक अम्ल। अम्ल किस प्रकृति के होते हैं, अम्लीय। तो इसके लिए अधातु के ऑक्साइड क्या होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो ध्यान रखना ये कि धातु के ऑक्साइड, तो इसमें क्या लिखा है, धातुओं के ऑक्साइड किस प्रकृति की होती है, इसमें क्या लिखोगे, क्षारीय। तो उत्तर किसका क्या हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति के धातु के ऑक्साइड होते हैं। और अम्लीय आ जाएगा वहाँ, किसका होगा, वो अधातु क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं। अधातु ऑक्साइड जो होते हैं क्या होते हैं, अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये ध्यान रखना है। और इसमें एक थोड़ा पॉइंट याद रखना है आपको कि यहाँ पर जो कुछ धातु के ऑक्साइड ऐसे भी हैं, धातु के सारे क्षारीय नहीं होते, कुछ ऑक्साइड ऐसे जो अम्लीय भी होते हैं। और अम्लीय में क्या याद रखना है, 2 ऑक्साइड आपको याद रखनी है। और 2 कौन कौन से, एक तो ये KMnO4, के हटा दें तो क्या बच गया, धातु का ऑक्साइड MnO4-, एक K2Cr2O7, के हटा दें तो क्या बचेगा, यहाँ Cr2O7-2। तो एक मैंगनीज का और एक क्रोमियम का, ये दोनों ऑक्साइड जो है ना, इसमें Mn पर चार्ज आता है +7 और यहाँ Cr पर चार्ज आता है +6। इसलिए ये दोनों ऑक्साइड किस प्रकृति के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये अम्लीय प्रकृति। बाकी धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो ये क्वेश्चन 18 में उत्तर क्या हो गया, इसका क्षारीय गुण आ गया धातु के ऑक्साइड में, पहला ऑप्शन। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19 में क्या है, ये S के ऊपर ओर्स, S यानी ओर्स, यानी किस बॉक्साइड किसका S का यानी ओर्स है। और बॉक्साइड S में, अब देखो इसमें एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन साथ में बढ़ेंगे। शीशा है PB का S क्या होता है, PBS, जिसे क्या बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं, गैलेना बोलते हैं। तो गैलेना शीशे का यानी लेड सल्फाइड है। एल्यूमिनियम का मुख्य है, इसको लिखते हैं ऐसे Al2O3 2H2, इसको बोलते हैं बॉक्साइड, इसको बॉक्साइड बोलते हैं। एक होता है जिंक ऑक्साइड ZnO, जिसको लिखते हैं जिंकाइट, ये लिख दें इसको ZnS, जिसको बोलते हैं जिंक ब्लेड, जिंक ब्लेड, ये जिंक का इसका है। मरकरी का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखते हैं HGS, इसको बोलते हैं सिनेबार, इसको सिनेबार लिखते हैं। तो ये सभी धातुओं का ऑक्साइड है। और यहाँ क्वेश्चन क्या लिखा है, बॉक्साइड का किसका S का है, बॉक्साइड किसका S का है, तो लिखा है एल्यूमिनियम का। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, इसमें एल्यूमिनियम आ गया, इसका सेकंड B एल्यूमिनियम। तो इसका सही उत्तर हो गया एल्यूमिनियम। किसका S का, ये एल्यूमिनियम का है बॉक्साइड। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 20 में क्या पूछा है, पानी का अधिकतम घनत्व होता है। अब देखो पानी में याद क्या रखना आपको, एक तो याद रखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसको लिख देते हैं कई बार, जैसे लिखे ना 0 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर वैसे लिखें तो केल्विन में 273 केल्विन, 0 डिग्री बराबर 273 केल्विन होता है। और ये होता है जल का हिमांक भी होता है और बर्फ का गलनांक भी होता है। ये बर्फ का गलनांक एक होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब अगर डिग्री सेंटीग्रेड केल्विन में चेंज करना हो ना, तो हमेशा जितने डिग्री उसमें 273 जोड़ दो प्लस डिग्री सेंटीग्रेड जोड़ दो, वो आ जाएगा केल्विन के अंदर मान आ जाएगा वो।
तो यहाँ जैसे 100 डिग्री है तो केल्विन में चेंज करो, 100 + 273 कितना आ जाएगा, 373 केल्विन आ जाएगा। और ये क्या होता है, जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक हो गया, जल का क्वथनांक कितना, 373 केल्विन या 100 डिग्री सेंटीग्रेड। और 4 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाए, 4 + 273 तो 277 केल्विन आ जाए। एक ही बात है, ये होता है जल का अधिकतम घनत्व है। जल का अधिकतम घनत्व कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रखा है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ये क्या है, जल का अधिकतम क्या होता है, इस पर घनत्व मतलब जल सबसे अधिक भारी होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जल का भार सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखो प्रश्न नंबर 21, जिप्सम का सूत्र है। अब जिप्सम का फॉर्मूला जो होता है ना, इसे लिखते हैं CaSO4 2H2O। अगर 2 की जगह हाफ कर देना यूँ, CaSO4 हाफ H2O, आधा कर दें, ये तो क्या है, जिप्सम है 2H2O। और हाफ वाला इसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बोलते हैं इसको, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। और जिप्सम जो है ना, इसका उपयोग मिट्टी की लवणीयता जो होती है, मिट्टी की लवणीयता उसको हटाने के लिए खेतों के अंदर क्या है, जिप्सम का उपयोग किया जाता है। जिप्सम जो होता है ना, कैल्शियम ऑक्साइड, ये अम्लीय प्रकृति का लवण होता है। ये अम्लीय लवण है। और क्या करता है, मिट्टी की क्षारीयता को क्या कर देता है, ये हटा देता है। इसलिए जिप्सम का उपयोग करते हैं मिट्टी की लवणीयता को कम करने के लिए। और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस है, हाफ H2 कर दिया। कैल्शियम ऑक्साइड डाइहाइड्रेट, ये तो जिप्सम है। और कैल्शियम सल्फेट है ना, इसको बोलते हैं हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका उपयोग मूर्तियाँ बनाने में, सजावटी वस्तु बनाने में, या टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर के रूप में किसका यूज़ करते हैं, इसी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट का उपयोग करते हैं, इसको POP बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या पूछा है कि जिप्सम का फॉर्मूला कौन सा था, जिप्सम का कौन सा हो गया, CaSO4 2H2O, जिप्सम का क्या हो गया, सूत्र हो गया। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन नंबर 22। और क्वेश्चन नंबर 22 जो है ना, ये आवर्त सारणी तत्वों के वर्गीकरण से संबंधित है। और इसमें क्या लिखा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग और आवर्त की संख्या बतानी है। तो आधुनिक आवर्त सारणी, अगर अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ना कि आवर्त सारणी का जनक कौन सा है, आवर्त सारणी का जनक, तो किसका नाम आएगा, दमित्री मेंडलीफ। किसका आता है, दमित्री मेंडलीफ का नाम आता है। और अगर ये आ जाए कि आधुनिक आवर्त सारणी का जनक, तो किसका आता है, मोजले का। किसका नाम आएगा, मोजले का। और देखो आवर्त सारणी में जो है ना, इस प्रकार से खड़ी लाइनें बनाएंगी, ऐसे कुछ टेढ़ी लाइनें बनाएंगी ऐसे। जो खड़ी लाइनें बनाएंगी इनको क्या बोलते हैं, वर्ग, ग्रुप। टेढ़ी लाइन बनाएंगी इनको बोलते हैं आवर्त, यानी पीरियड। और आवर्त सारणी में कितने वर्ग ऐसे, कितने, 18, कितने ऐसे, 18 वर्ग आवर्त सारणी में। और आवर्त कितने ऐसे, 7 है। तो वर्ग की संख्या कितनी है, यहाँ 18, और आवर्त कितने, यहाँ 7 है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, वर्ग 18, आवर्त कितने, 7। सही उत्तर कौन सा हो गया इसका, थर्ड, यानी 18 और 7। और आवर्त सारणी में अब तक कितने एलिमेंटों की खोज हो चुकी है, 118। याद रखना, ये अलग 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 मिले, लेकिन आपको याद रखना 118। आवर्त सारणी में ज्ञात तत्वों की संख्या कितनी, 118 तत्व ज्ञात है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23। अगला देखो, परम शून्य ताप का मान कितना होता है। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, यानी उससे कम ताप संभव नहीं होता, उसको बोलते हैं 0 केल्विन टेम्परेचर। अब देखो 0 केल्विन में कितने डिग्री होंगे। अब देखो अगर मान लो यूँ 1 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो क्या लिखते हैं, 273 केल्विन। 2 डिग्री सेंटीग्रेड तो क्या लिखते हैं, 273 केल्विन। 3 डिग्री ऐसे 5 डिग्री सेंटीग्रेड हो तो क्या लिखते हैं, ये 273, ये 273 केल्विन। और यहाँ लिखते 5 डिग्री कर दें तो 273 + 5 278 केल्विन। ऐसे डिग्री जोड़ते जाओ 273 में, आगे केल्विन मान आता जाएगा। अगर यूँ कह दें आपको कि अब 1 डिग्री है, इसको कर दे -1 डिग्री, तो इसमें से घट जाएगा ये, तो कितना केल्विन होगा, 272 केल्विन हो जाएगा। -2 डिग्री बोल दे तो 2 घटा दो तो 271 केल्विन हो जाएगा। और कहते हैं -5 कर दें तो 273 में घटा दो तो 200 क्या हो गया, 68 केल्विन हो गया।
ऐसे माइनस में करते जाए, -6 -7 ऐसे करते जाओ, लास्ट में -273 करोगे ना डिग्री सेंटीग्रेड, तब क्या जाए 0 केल्विन आ जाएगा। इसलिए 0 केल्विन बराबर -273 डिग्री सेंटीग्रेड, और इससे कम ताप संभव नहीं होता। इसको बोलते हैं परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। परम शून्य ताप का मान कितना, -273 डिग्री सेंटीग्रेड, या क्या आ जाए 0 केल्विन आ जाए, और इससे कम ताप नहीं होते। पिछली बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया था, ये केल्विन का पैमाना जो है ये 0 से कम नहीं हो सकता। माइनस में कभी नहीं आता, केल्विन होता नहीं माइनस में। बाकी डिग्री सेंटीग्रेड अन्य पैमाने माइनस में हो सकते हैं मान, लेकिन केल्विन का मान कभी माइनस में नहीं होता। और वहाँ ऑप्शन क्या आया था कि कौन सा ताप संभव नहीं है, तो वहाँ पर एक ऑप्शन आया था -8 केल्विन ऐसे। तो -8 केल्विन संभव नहीं होता, केल्विन का माइनस में नहीं है। परम शून्य ताप है वो 0 केल्विन या -273 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 24 अगला, कि अमोनियम क्लोराइड क्वेश्चन क्या है कि अमोनियम क्लोराइड निम्न में से किसके साथ क्रिया करके नाइट्रोजन गैस देता है। अब देखो ये N2 गैस बनाने की विधि है, ये N2 गैस बनाने की विधि जो है ना, इस विधि में क्या है, इस तरह से अमोनियम क्लोराइड क्रिया करता है सोडियम नाइट्राइट के साथ NaNO2। जहाँ नाइट्राइट का नाम आ जाए ना वहाँ NO2 आएगा, नाइट्रेट नाम आ जाए वहाँ NO3 आता है। तो सोडियम नाइट्राइट तो NaNO2, सोडियम नाइट्रेट तो NaNO3। अब देखो अगर इसमें क्रिया करवाएं तो ये तो आप निकल जाएगा बाहर NaCl, क्या निकल गया NaCl, प्लस क्या बच गया NH4NO2, तो NH4NO2। अब देखो ये जो बना है इसको बोलते हैं अमोनियम नाइट्राइट, अमोनियम नाइट्राइट बना है, और ये बना अमोनियम नाइट्राइट। इसको गर्म करोगे ना आगे, यहाँ से 2H 4H या 2O है, तो 2 तो क्या निकल जाएंगे H2, बचा क्या एक N दूसरा N, तो क्या बच गया N2 गैस बच गई, N2 गैस बाहर निकल गई। तो नाइट्रोजन गैस बनाने की विधि है ये। तो अमोनियम क्लोराइड के साथ किसको काम में लेते हैं, सोडियम नाइट्राइट का उपयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना है। सोडियम नाइट्राइट काम में लेते हैं, सोडियम नाइट्रेट काम में नहीं लेते, सोडियम नाइट्रेट में NO3 हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड काम में नहीं लेते, NaCl हो जाएगा। सोडियम नाइट्राइट काम में नहीं लेते, नाइट्राइड में ऐसे नाइट्राइड का फॉर्मूला N-3, सोडियम है तो Na+ होता है तो 3 जुड़ जाएंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा Na3N। सोडियम नाइट्राइड है, ये नाइट्राइड ना होगा नाइट्राइड, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सी हो जाएगा, तीसरा सोडियम नाइट्राइट। उसके बाद देखो 25वां क्वेश्चन, मधुमक्खी के दंश में एक अम्ल छूटता है जिसके कारण दर्द व जलन होती है, वह अंतःक्षेपित अम्ल कौन सा है। तो मधुमक्खी हो चाहे कोई भी डंक मारने वाला प्राणी हो, इसमें मधुमक्खी भी आता है, या फिर इसमें बिच्छू आ जाए, या फिर ततैया आ जाए, या फिर अन्य जो डंक मारने वाले प्राणी हैं वो सारे, या जैसे लाल चिंटियाँ आ जाए, उन सब के अंदर क्या है एक एसिड होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, HCOH। इसका रूढ़ नाम क्या है, पुराना नाम इसका होता है फॉर्मिक अम्ल, यह फॉर्मिक अम्ल। और इसका IUPAC नाम इसको बोलते हैं मेथेनोइक अम्ल, IUPAC नाम इसका है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। ये अम्ल होता है जिस कारण क्या है जलन होती है, तेज दर्द होता है, मेथेनोइक अम्ल या फॉर्मिक एसिड। यहाँ पर कौन सा अम्ल होगा, मेथेनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक एसिड। एसिटिक है जिसको सिरके का अम्ल बोलते हैं, सिरके का अम्ल सिरके में होता है HCH3COH, एसिटिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल है, ये होता है H2SO4, जिसको रसायनों का राजा बोलते हैं। सिट्रिक एसिड है, ये क्या है खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में क्या सिट्रिक एसिड। तो मेथेनोइक अम्ल या इसको बोलते हैं फॉर्मिक एसिड, ये लाल चिट्ठी के अंदर पाया जाता है। तो ये तो थे हमारे आज के इससे टॉपिक से संबंधित प्रश्न थे। 25 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से मैंने एक्स्ट्रा भी बताया आपको, जो आपको अलग से नोट कर लेने हैं। तो ये स्ट्रक्चर ऑफ मैटर के कुछ 25 क्वेश्चन, तो इसके बाद आगे वाली वीडियो में और भी हम क्वेश्चन बढ़ाएंगे, आपको डिस्कस करवाएंगे। तो ये थोड़े से क्वेश्चन आप जो मैंने बताए हैं अलग से क्वेश्चनों के अलावा, वो भी थोड़ा आप ढंग से अलग से नोट कर लें, और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।